एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस वीडियो को लेकर चर्चा है उसमें एक पत्रकार अजीत अंजुम है और अजीत अंजुम पर बिहार के बेगूसराय में एफआईआर दर्ज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एफआईआर दर्ज क्यों किया गया। दरअसल ग्राउंड पर रिपोर्टिंग के लिए भी और अच्छी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं अंजुम, लेकिन वो पहुंचे थे बिहार में जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया, उसकी रिपोर्टिंग करने। और इसी को लेकर वो एक ब्लॉग पर जाते हैं और ब्लॉग पर जाकर अधिकारी से बातचीत होती है और अधिकारी से बातचीत के दौरान ये पाया जाता है कि एसआईआर के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनुमरेशन फॉर्म, उसमें कई सारी त्रुटियां हैं। त्रुटि इस बात को लेकर भी है कि किसी 25 से 30 ऐसे फॉर्म थे जिसका फॉर्म भरा गया उसमें सिर्फ उसका नाम और फोटो था, बाकी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच नहीं किए गए थे। और इसी को लेकर जब अजीत अंजुम उनसे पूछते हैं, बीएलओ से पूछते हैं और फिर बीएलओ के द्वारा वहां पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया अधूरी क्यों है, तो जवाब ये आता है कि लाखों फॉर्म आ रहे हैं, हजारों फॉर्म आ रहे हैं, तो इसमें 100-150 फॉर्म जो छूट ही जाएंगे, ये ऐसा जवाब दिया जाता है। इसका वीडियो अजीत अंजुम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर में जो धारा लगाया गया है, उस धारा को जानकर आपको आश्चर्य होगा। जिन धाराओं का जिक्र है उसकी एफआईआर की कॉपी है हमारे पास। आपको स्क्रीन पर ये एफआईआर की कॉपी भी दिखाएंगे और साथ में दोनों स्टेटमेंट पहले बताते हैं। एक तरफ से जो अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जो बीएनएस की धारा लगाई गई है, उसका जिक्र करेंगे, और दूसरी तरफ से जो अधिकारी हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस बारे में जानकारी दी है कि अजीत अंजुम पर क्यों एफआईआर दर्ज किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है उसके बारे में विस्तार से समझने से पहले आपको यह बता दें कि जो एफआईआर है उस एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है और इस धाराओं का मतलब क्या है, इसमें कितने जुर्माने हैं और कितने साल तक की जेल की सजा है, इन सारी चीजों का जिक्र है। कुछ धाराओं के बारे में बताएंगे जिसमें यह भी मेंशन किया गया है कि ये हिंदू मुस्लिम कराने की वजह से ऐसे बातचीत की गई और बीएलओ को डराया गया, धमकाया गया, सरकारी काम में दखलंदाजी की गई है। सबसे पहले इस धारा को समझते हैं। ये एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर की कॉपी में जो इसमें राजेश्वर पंडित है उनको इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जिसे राजेश्वर पंडित को दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये 13 जुलाई 2025 को ये केस रजिस्टर्ड किया गया है बलिया, बेगूसराय के बलिया प्रखंड में। इसमें जिस धारा का जिक्र है उसमें यह है कि बीएनएस की धारा 296, इसके अलावा 223 है, 329 है, 132 है और 196 धारा है, 302 है बीएनएस की धारा, 123 धाराएं हैं और 2-4 धाराएं और भी लगा दी गई है। लेकिन जिन धाराओं का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं और जिसका ये एफआईआर कॉपी में जिन धाराओं का जिक्र है उसका मतलब क्या है, इसमें चार्ज क्या क्या है वो समझिए। बीएनएस की धारा 296 में जिस चीज का जिक्र है वो 296 की अगर बात करें और इसके अलावा 223 की बात करें तो 223 की धारा, बीएनएस की धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहा है और अधिकारी द्वारा जारी आदेश, कानूनी आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो ये धाराएं उस पर लगाई जाती है। इसमें अधिकारी के आदेश के अवज्ञा करना, मतलब उसके काम में बाधा डालना और परेशानी, चोट पहुंचाने जैसे काम करना, ये सब इसमें शामिल किया गया है। और इसमें इस बात का जिक्र होता है 223 जो बीएनएस की धारा है उसमें, इसमें अगर सजा होती है तो 2500 रुपए तक का जुर्माना है, 6 महीने तक की जेल है। और इसमें यह भी है कि एक और चीज है जो इसमें सबसे ज्यादा खतरा है कि अधिकारी को काम करने से रोकना और साथ में दंगा जैसी स्थिति पैदा करना। मतलब समझिए कि एक ग्राउंड पर पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाने गया है। और उसमें भी जब सरकार के खिलाफ त्रुटि ढूंढी जा रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ त्रुटि ढूंढी जा रही है, बीएलओ की गलतियों को ढूंढा जा रहा है, तो इसमें दंगा भड़काने का धारा इसमें लगाया गया है। और ये जो दंगा भड़काने का धारा है, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद इसमें आरोप लगाया गया है, इसमें यह भी कहा गया कि 1 साल तक की जेल हो सकती है अगर ये सही साबित हुआ, दोषी पाए गए तो, और 5,000 रुपए या दोनों इसमें लगाया जा सकता है।
जो दूसरा बीएनएस की धारा है वो है 329। 329 तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति की संपत्ति अपराध करने या डराने धमकाने जैसे इरादे से उसके क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है, तो जाके ये धाराएं लगाई जाती है, मतलब कानून का उल्लंघन किया गया। 132 लोक सेवकों को काम में बाधा डालने वाला धारा है बीएनएस की धारा 132। इसके अलावा 196 का जिक्र है बीएनएस की धारा 196, और इसमें यह है कि आप दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, दो समुदायों के बीच में आप दुश्मनी को बढ़ावा देने और काम को प्रभावित करने की यह धारा है, और इसी में ये 196 ये बीएनएस की धारा लगाई जाती है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि अगर ये धारा तब लगाई जाएगी जब धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान या निवास के आधार पर लोगों के बीच में नफरत या दुश्मनी फैलाने का काम किया जाएगा। तो अजीत अंजुम पर यह धाराएं लगाई गई है कि आप जाति के बीच में, धर्म और जाति के बीच में आप नफरत फैलाने की बात करने गए हैं, बीएलओ से सवाल पूछे हैं। तो दूसरी बात कि 302 धारा लगाया गया है, बीएनएस की धारा 302 है। इसमें जानबूझकर किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाना है, गाली गलौज करना, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और ये बीएनएस की धारा 302 भी इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 123 है और इसको भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें होता है जो बीएनएस की धारा कब लगाई जाती है ये समझिए, जब किसी व्यक्ति को जहर या फिर बेहोश करने वाले नशीले पदार्थ दिया जाता है, या फिर किसी पर चोट पहुंचाई जाती है, उस पर अटैक किया जाता है, तो ये धाराएं लगाई जाती है, और इसमें 123 धारा को इसमें जोड़ा गया है। जो 2-3 धाराएं हैं उसका जिक्र हम आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमने आपको बताया है 5 से 6 धाराएं, इसमें समझिए कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं अजीत अंजुम पर, और इसी पर केस दर्ज किया गया है। ये जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, इस रजिस्टर्ड एफआईआर के अनुसार से हमने आपको बताया है, इसमें यह बताया गया है एफआईआर में कि 12 तारीख यानी 12 जुलाई 2025 को 9:30 बजे लगभग सुबह में अजीत अंजुम बीएलओ ऑफिस पर पहुंचते हैं, और उनके साथ उनके कैमरामैन होते हैं, और इन सभी को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने से रोका जा रहा था, और इसी वजह से इसमें काम में बाधा डाला गया, सरकारी काम को रोका गया, जबरदस्ती की गई, और उन्होंने कहा, जो एफआईआर दर्ज कराए हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है कि मेरे बूथ में 1020 वोटर्स हैं और मैंने सभी को फॉर्म बांट दिए और फिर से पेपर के साथ उसे प्राप्त कर लिया गया। इसके बावजूद भी इसे पेपर में कुछ त्रुटि बताकर हमारे साथ ये बहस करने लगे। अजीत अंजुम का फोकस इस बात पर था कि मुस्लिम मतदाता को परेशान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। यह भी कहा गया है यूट्यूबर द्वारा 1 घंटे का काम नहीं करने दिया गया, 1 घंटे तक काम को रोक कर रखा गया, और साथ में उनके कैमरामैन भी मौजूद थे। यह भी इसमें पूरे एफआईआर में जिक्र किया गया है कि दोनों ने काम में बाधाएं डाली हैं, मतलब बाधा उत्पन्न किया और बीएलओ को रोक दिया काम करने से। अब इसमें साहेबपुर में ये बीएलओ काम कर रहे थे, और साहेबपुर का ये पूरा मामला है। अजीत अंजुम और उनके सहयोगी कैमरामैन और जो भी उनके साथ लोग मौजूद थे, उन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, और इसे राजेश्वर पंडित को दे दिया गया है कि आप इसकी जांच कीजिए। अब इसके बाद आते हैं बात कि अधिकारी ने इस पर क्या कहा है। अब बेगूसराय जो जिला कलेक्ट्रेट है उससे यहां पर एक नोटिस जारी किया गया, और इसमें यह कहा गया है, ये जो दूसरा है ये जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से ये नोटिस है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलिया अनुमंडल आता है, और इसमें जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको रोका गया, उसको बाधा पहुंचाया गया है अजीत अंजुम ऑफिशियली यूट्यूब वेबसाइट के द्वारा और अजीत अंजुम की टीम के द्वारा। ये बात उन्होंने कही है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया 4 तारीख को, यानी 12 तारीख को काम में बाधा हुआ, 13 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है, और साथ में ये 7 से 8 धाराएं लगाई गई है। और इसमें भी ये जिक्र किया गया है कि एसआईआर जैसे जो सरकारी काम है उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको रिपोर्टिंग की गई है, और इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जो बेगूसराय के डीएम है उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। अब ये दोनों चीजें आपको हमने बता दिया है कि एफआईआर और डीएम की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, और एफआईआर की कॉपी भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी कि ये एफआईआर की कॉपी है, बीएनएस की धारा है।
अब दूसरी बात यह भी समझिए कि अजीत अंजुम ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उन्होंने विस्तार से जो बातचीत हुई थी बीएलओ से उसका भी वीडियो है। इसमें बताया कि आप ही बताइए कि इसमें गलत क्या है और हमने क्या कुछ गलत बताने की कोशिश की है। सवाल यह था कि इन्यूमरेशन फॉर्म में जानकारी अधूरी क्यों है, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रही है कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को देना होगा, जबकि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ नाम, पता और फोटो लिखा गया है, लेकिन उसमें दस्तावेज को जोड़ा नहीं गया है। और ये सिर्फ हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस एसआईआर को लेकर कई सारे वीडियो में कि बिहार में जो चुनाव आयोग जिस मकसद से मैदान में उतरी, वो मकसद चुनाव आयोग का शायद अधूरा ही है, क्योंकि वो चाहे बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो या फिर मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, गया हो, पूर्णिया हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, ये जो फर्जीवाड़ा और धांधली है, बिना डॉक्यूमेंट्स का ये फॉर्म भरा जा रहा है। कई जगहों पर तो बीएलओ को पता ही नहीं है कि वो फॉर्म भरा कैसे जाएगा, सिर्फ नाम रजिस्टर्ड कर लिया जा रहा है और 2003 के वोटर लिस्ट से सिर्फ मैच कर लिया जा रहा है। तो ऐसे में यही बात अजीत अंजुम ने भी यूट्यूब के जरिए मतलब वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया और बीएलओ से सवाल जवाब किया और इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें जिला प्रशासन कहता है कि अजीत अंजुम द्वारा एक खास वर्ग के लोगों को चिन्हित किया गया, चुनाव संबंधित संवेदनशील दस्तावेजों को पब्लिक किया गया और साथ ही समाज में भेदभाव उत्पन्न किया गया है और इसी वजह से इस पर धारा लगाई गई है। साथ में अजीत अंजुम कहते हैं कि मुस्लिम बहुल बूथ से 80% से ज्यादा लोगों ने दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा किए और बीएलओ ने इस दौरान ये कहा कि बांग्लादेश या रोहिंग्या लोगों के वोटर लिस्ट में होने के दावे पूरी तरह से गलत हैं और ऐसे में ये रिपोर्ट चुनाव आयोग के कई दावों पर भी सवाल उठाती है और एसआईआर की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। तो इस सारी चीजों का जिक्र किया गया है और इसमें अजीत अंजुम ये भी लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि बेगूसराय के एक बीएलओ पर दबाव बनाकर मुझ पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। वीडियो को आप खुद देख लीजिए, मैंने इस मुस्लिम बीएलओ से क्या ऐसी बात की जिससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता दिख रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नहीं मिला तो ये रास्ता मिला कि हम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एक मुस्लिम बीएलओ को मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में उठाए गए सवाल और इसके जवाब देने के बजाय प्रशासन ने डराने के हथकंडे अपना लिए हैं और बस इतना कह रहा हूं कि मैं बेगूसराय में हूं और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। ये बात पूरी अजीत अंजुम की कहानी है, जो किस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की और उन पर किस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया, कौन कौन से धाराएं लगाई गई और जो जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से क्या नोटिस जारी किया गया और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं और अजीत अंजुम को ट्रेंड किया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ये अगर चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे होते, अगर सोचिए कि सभी का डॉक्यूमेंट्स अगर चुनाव आयोग लेता तो आज बिहार में कितने इतना 25 से 30 दिन के अंदर इन्यूमरेशन फॉर्म सभी का नहीं भरा जा सकता, क्योंकि 7 करोड़ के करीब 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ये कह रही है कि 35 लाख से ज्यादा वोटर्स वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, क्योंकि इनके पास देखें तो 12 लाख 12.5 लाख से ज्यादा वोटर्स के मौत हो चुकी है और 17.5 लाख वोटर्स जो कि 2.2% वोटर्स हैं जो बिहार से पलायन कर चुके हैं सदा के लिए, मतलब बिहार छोड़ चुके हैं, बावजूद इसका बिहार में वोटर लिस्ट में इनका नाम है। 5,76,000 जो वोटर्स हैं वो दूसरे प्रदेशों के वोटर लिस्ट में भी अपना नाम रखे हुए हैं और इसी बात का जिक्र चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर दिया है। और इस हिसाब से अगर समझिए कि ये मोटे तौर पर जब इतनी फर्जीवाड़ा हो रही है जमीनी स्तर पर, उसके बाद चुनाव आयोग कह रही है कि 35 लाख वोटर्स के नाम कट जाएंगे। अगर ये प्रॉपर तरीके से भरा जाता तो कितने वोटर्स इसमें रह पाते या नहीं रह पाते, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।